आज बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। किस क्या थी उसकी अखंड भारत की नीति, क्या थी अखंड भारत की पॉलिसी, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देख सकते हैं कि हर समय न्यूज चैनल में हर समय देख सकते हैं कि अखंड भारत का कुछ नया आप लोग को मुद्दा दिख रहा होगा। तो क्या थी अखंड भारत, किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत की इस नक्शा को बनाया, किस तरीके से एक बड़ा नक्शा भी आप लोग देख रहे हैं। लेकिन ये कोई छोटे कारनामे का ये दिन नहीं है, ये बहुत बड़े कारनामा अंजाम दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, इसलिए उसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के बारे में आज के इस क्लास में जानने वाले हैं, और किस तरीके से अखंड भारत बनाया, किस तरीके से जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और ये जो रियासत थे वो मिलना नहीं चाहता था, तो किस तरीके से उन सबको मिलाया, किस तरीके से बिना युद्ध के इन सभी रियासतों को एक जमीन, एक खंबे के तले जमा किया, और किस तरीके से अखंड भारत का निर्माण किया। चलिए उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके खिलाफ थे या उसके विरोध थे, गांधी जी उसके खिलाफ थे या विरोध थे, किस तरीके से उनके बीच तनातनी का माहौल चलता रहता था। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा प्रधानमंत्री के पद से, और कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहा था कि मैं गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दूंगा। तो क्या था इन सब के बीच भेदभाव, ये क्या था इन सब के बीच मामला, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरे भारत को 562 जो रियासत थे, 562 रियासत को किस तरीके से मतलब जमा किया गया, और किस तरीके से इसको अखंड बनाया गया। चलिए उन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड भी काफी मतलब महत्वपूर्ण है, और किस तरीके से अखंड भारत का ये नक्शा मतलब आगे बनने वाला है कि नहीं है, और बनेगा तो किस आधार पर बनने वाला है अखंड भारत। क्योंकि अखंड भारत बनने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता है, किस किस तरह की चीजों की आवश्यकता है आगे आप लोग को डिटेल से बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं अखंड भारत की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से कारनामे अंजाम दिए उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मुख्य जानकारी आप सबको बता देते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पैदा हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में पैदा हुए थे, और किस तरीके से वो कब पैदा हुए थे उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें तो कोई अमीर घराने से नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे अमीर घराने से था, वो कोई अमीर घराने से नहीं था। वो हमारे तरह कूड़े करकट से उठकर, एक नदी नाले से उठकर वो भी एक आदमी था, और किस तरीके से उन्होंने महान काम अंजाम दिया, किस तरीके से इस तरह के कारनामे अंजाम दिया, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके जन्म के बारे में, कहाँ उसका जन्म हुआ था, किस तरीके से उसने तालीम हासिल की, उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुई थी। ये इंग्लैंड से ब्रिटिश हासिल किया। वकील जो बने थे, वकील जो बने थे वो कहाँ से बने थे? वो वकील इंग्लैंड से बने थे, और वो वकील नहीं थे, वो बहुत ही माहिर, वो तरीन वकील थे। वो मतलब अंग्रेजों में जो थे वो भी ग्रेड 1 में आते थे अंग्रेजों में से। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे अभी शहर वाले बच्चे अभी काफ़ी आगे निकल जाते हैं, लेकिन गाँव वाले बच्चे काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। लेकिन हमारे डिजिटाइजेशन ने कुछ इस तरीके से कारनामे अंजाम दिए हैं जिससे एकदम गांव के लड़के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि वकील वकील वो थे, और वो ग्रेड 1 के वकील थे। वो कोई ये वकील नहीं थे जो मतलब इधर उधर का काम करते थे। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक सूते में पिरोने का काम किया। एक सूत में पिरोकर पूरे धागे की तरह एक माला बना दिया। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। 562 रियासत किस तरीके से उन्होंने मिलाया। तो सबसे पहले बात करते हैं तो उड़ीसा में कई छोटे बड़े रियासत थे, और इसमें जो रियासत थे 562, ये मतलब कोई बड़ा बड़ा सा कोई नहीं था। जैसे आप 20-30 गांव मिलकर एक रियासत बन जाता था उस समय, और कई बड़े बड़े भी रियासत थे। तो सबसे बड़े बड़ी रियासत उस समय के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा रियासत था उस समय का हैदराबाद। उस समय का सबसे बड़े रियासत के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा रियासत था हैदराबाद, और जिन्होंने विद्रोह भी कर दिया था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान का समर्थन उसको हासिल था। पाकिस्तानी वहाँ पे मतलब घुसपैठी कर रहे थे, हथियारों का मामला वहाँ पे काफ़ी बढ़ गए थे। इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय काफ़ी भयभीत हो गए थे कि किस तरीके से यहाँ पे मतलब देश से निकलने का मतलब अलग देश बनाने का, उसको अलग राज्य बनाने का उसको मतलब नेतृत्व प्राप्त हो गया था। तो किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको अपने भारत देश में, अखंड भारत में मिलाया, इसके भी बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए बात करते हैं कि 500 से ज़्यादा रियासत किस तरीके से भारत में मिला। उससे पहले भारत के कुछ नक्शे को यहाँ पे बना लेते हैं।
तो कुछ इस तरीके से आप सब देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया का नक्शा को कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमसे होता था उस तरीके से हम यहाँ पे बना दिए, क्योंकि ज़्यादा हमारा मैप अच्छा नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इंडिया का नक्शा बना दिए और कुछ इस तरीके से जम्मू कश्मीर का एक उदाहरण लिए और कुछ इस तरीके से हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद का कुछ इस तरीके से उदाहरण लिया। और एक कन्नौज भी था जो मतलब भारत से मतलब भारत में विलय नहीं होना चाहता था, लेकिन वो बहुत जल्द ही विलय हो गया था, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे मतलब दौड़ के पाकिस्तान भाग गया था और किस तरीके से वो हमारे मतलब अखंड भारत में मिल गया था। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से 562 कुल यहाँ पे क्या थे, रियासत थे। तो 562 रियासत को किस तरीके से मिलाया गया, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत से रियासत जो उड़ीसा में थे और बहुत से रियासत जो मतलब अलग अलग क्षेत्रों में थे वो बहुत जल्द ही मिल गए थे, क्योंकि वो उसको भारत में विलय होना था, भारत में मतलब विलय होकर वो उसको कुछ बड़ा करना था, तो वो मिल गया था। लेकिन जो यहाँ पे देख सकते हैं कि हैदराबाद और जम्मू कश्मीर कुछ इस तरीके से नहीं मिल रहा था। लेकिन किस तरीके से इसको मिलाया गया ये समझिए आप लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एकदम काफी डीप पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरीके से वो एक दोस्त थे और किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते थे और देश को अखंड बनाने के लिए, देश को एक करने के लिए एकदम लड़ाई में एकजुट थे। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बने, कोई भी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश जैसे देश बने, लेकिन किस तरीके से बन गया तो ये सब तो मतलब एक घटना था, हो गया। लेकिन ये दुर्भाग्य था भारत का कि मतलब इस तरह का देश बन गया। लेकिन ये अखंड भारत बनने में कोई भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, अखंड भारत ये बन के ही रहेगा। अखंड भारत ये किस तरीके से होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से ज्यादा रियासतों को अपने बोल से, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरीके से अपने बोली वचन से लोगों को लुभा लेते थे, क्योंकि बोली में मतलब जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कई कहावत भी यहाँ पे है। गुरु गोविंद सिंह का एक कहना है कि बोली एक अनमोल है चाहे कोई बोली जानी, बोली एक अनमोल है चाहे कोई बोली जानी, ये तराजू तौली के फिर मुख से बाहर आनी। क्योंकि एक बोली से कुछ भी हो सकता है। आप लोग मतलब कोई भी एक अगर आप लोग अपने देश में रहकर अगर उसके देश के खिलाफ बोल देंगे तो किस तरीके से आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम हो जाएगा, किस तरीके से आपको देशद्रोह का केस में फंसा दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी देश का खाएंगे तो उस देश का तो तारीफ करना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से उनके बोली वचन इस तरीके से अच्छे थे कि उसके एकदम बातों से लोग समझ जाते थे कि नहीं हमको इसी में शामिल होना है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने बातों से, अपने अहिंसा की नीति से, अपने एकदम जो एकदम उसका तरीका था उनसे वो एकदम लोग प्रभावित हुए और कुछ इस तरीके से भारत में शामिल होने लगे, क्योंकि उसको मतलब अलग अलग तरीके से उसको परेशान किया जा रहा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मजहरुल हक और कई भी मुसलमानी नेता थे जिन्होंने इस देश को अखंड बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देख सकते हैं कि किस तरीके से रो रो कर कह रहे थे कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोग का घर तो यही है, आप लोग इस घर को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मस्जिद बाबरी को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, किस तरीके से ताजमहल को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, लाल किला तो आपका ही है, इसको छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो काफ़ी सारे नेता थे जिन्होंने हमारे इस देश को अखंड बनाने के लिए मेहनत किया और किस तरीके से ये अखंड बना उसके बारे में तो आप लोग को बताई ही। चलिए अब बात करते हैं कि हैदराबाद क्यों नहीं मिलना चाहता था। हैदराबाद और जम्मू कश्मीर भी खुद एक अकेला राज बनाना चाहता था और हैदराबाद भी कुछ अकेला राज बनाना चाहता था। तो हैदराबाद को सपोर्ट किस तरीके से मिल रहा था, हैदराबाद को इस तरीके से पाकिस्तान से इधर से उसको सपोर्ट मिल रहा था और जम्मू कश्मीर को भी पाकिस्तान से ही सपोर्ट मिल रहा था। जम्मू कश्मीर तो हाल फिलहाल में आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में 370 और 35 ये जो ये एक था इस सब को यहाँ पे हटा दिया गया है और कुछ इस तरीके से भारत का एक अखंड हिस्सा उसको बना दिया गया है, कभी ये भारत से अलग नहीं हो सकता है। और मतलब देख सकते हैं कि उसको मतलब दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट कर दिया गया है, एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, कुछ इस तरीके से। तो हैदराबाद को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था, पाकिस्तान से जो ही सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ तो मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल समझ गए कि आप तो कुछ मतलब बिगड़ने वाला है खेल। तो कुछ इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पे सैनिक जाने का हुक्म दिया। उससे पहले कहीं भी उन्होंने सैनिक का कार्रवाई नहीं किया, ऐसे ही अपने बातों से, अपने जो मतलब अंदर के जो जिज्ञासा थे उनसे उन्होंने उन सब के दिलों को फतेह कर लिया और कुछ इस तरीके से मतलब यहाँ पे सैनिक जाने का मतलब हुक्म दिया। मतलब जब बात से लोग नहीं सुनते हैं तो उस पर तो ये करना ही होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में 2003 के तहत एक मतलब समझौता है कि हम किसी भी देश पर सबसे पहले परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हद से बाहर कर देगा कोई देश तो परमाणु हथियार इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हद से बाहर हो जाएगा तो उसमें इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है, कुछ इस तरीके से।
तो हैदराबाद में काफी लोग आए। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिगेडियर उस्मान और कई सारे नेता वहाँ पे गए और कुछ इस तरीके से खदेड़ दिया पाकिस्तानियों को कि किस तरीके से आप लोगों का देश जहाँ है वहाँ पे जाइए, ये हमारा अखंड भारत है, इसको हम लेके रहेंगे। और कुछ इस तरीके से इसको हमारे देश में शामिल कर लिया गया, क्योंकि वहाँ के जो भी मतलब उग्रवादी थे वो सभी भाग कर कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। और कुछ इस तरीके से जम्मू कश्मीर को भी इंडिया में शामिल कर लिया गया, जो 2019 में पूरी तरीके से इसको शामिल कर लिया गया। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों कानून अभी हटा दिया गया है वहाँ से, और वहाँ पे कोई भी जाकर वहाँ पे रह सकते हैं, कोई भी शादी ब्याह वगैरह वगैरह वहाँ पे जाके कर सकते हैं। आप लोग को अगर कोई किसी को शादी ब्याह करना है तो आप लोग जाके वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से अखंड भारत का पूरी तरीके से सपना को पूरा होगा। ये तो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात, लेकिन किस तरीके से पूरे अखंड भारत, किस तरीके से पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, और चाहे जो भी हो जाए जो हमारे देश से निकल गए हैं उसको अखंड किस तरह से किया जाएगा। अगर अखंड करना हो, अगर किसी भी मतलब अखंड क्या है, जोड़ना, अखंड मतलब जोड़ना, तो यह हथियारों से संभव नहीं है। ये मतलब एक मेल मिलाप, एक संयुक्त मतलब बनाना होगा, एक संगठन बनाना होगा। अभी मतलब जैसे हुआ पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इसको मतलब इससे युद्ध के जरिए तो होगा नहीं, क्योंकि युद्ध के जरिए करेगा तो वहाँ के जनमानस भी बर्बाद होगा, यहाँ पे होगा, तो फिर अखंड भारत बन के भी मतलब कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो अखंड भारत मतलब बनेगा तो उस शर्त पर बनना चाहिए जहां मतलब खून खराबा ना हो, और कुछ इस तरीके से मिल जाए जो एक पूरे दुनिया को संदेश दे कि किस तरीके से भारत पहले सोने का चिड़िया था और किस तरीके से अभी एक सोने का चिड़िया खड़ा हो गया है। चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का अभी देख सकते हैं कि 250 फीट 250 मीटर ऊंचाई का यहाँ पे प्रतिमा बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, तो ये गुजरात में बनाया गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंचा प्रतिमा कहाँ बनाया गया है, गुजरात में बनाया गया है, जो सबसे दुनिया का गुजरात में बनाया गया है। कुछ इस तरीके से गुजरात में बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा आता है 250 मीटर। और इससे बड़ा जो है वो है चाइना में लगभग 210 या 220 कुछ इसी तरीके से वहाँ पे भी एक मतलब स्टेच्यू बनाया गया है। और इस स्टेच्यू ऑफ थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरीके से भारत को अखंड करना चाहते थे, इसके बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे कि वो अहिंसा के रास्ते पर चलकर अखंड करना चाहते थे, लेकिन जहाँ मतलब जरूरत हुआ फोर्स ले जाने का तो वहाँ भी फोर्स भी ले जाया गया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या नीति थी। तो नेहरू जो था वो मतलब दूसरे टाइप का आदमी था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक शांति दिमाग का आदमी था। तो नेहरू मतलब प्रधानमंत्री बने थे आजाद देश के पहला प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, जैसे अभी उप प्रधानमंत्री नहीं होता है लेकिन उस समय उप प्रधानमंत्री होता था, तो उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गृह मंत्री थे जैसे अभी गृह मंत्री माननीय अभी अमित शाह है। तो कुछ इस तरीके से उस समय गृह मंत्री कौन थे, उस समय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके पास 2 पद थे। तो कुछ इस तरीके से उनके बीच भेदभाव होता रहता था, क्योंकि उसका मतलब आसमान जमीन का लगभग फर्क मानिए। जैसे अगर कोई देखे कि किस तरीके से मतलब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को किस तरीके से कहा था कि आपको तो मतलब यहाँ पे नौकरी के लायक भी नहीं है, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा हमारे देश को, कि अखंड भारत मतलब एक टुकड़ा दूर हो गया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे टाइप का आदमी था, और यूं ही सरदार वल्लभ भाई पटेल एक शांति दिमाग का आदमी था, महात्मा गांधी की कैटेगरी का आदमी था, कि किस तरीके से भारत को जोड़ा जाए, चाहे थोड़ा बहुत फर्क हो जाए लेकिन इसको जोड़कर किस तरीके से बड़ा किया जाए, ये एक नीति था। तो कुछ इस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच बन नहीं पड़ता था वो कहीं भी। मतलब जैसे यहाँ पे एक मान लीजिए कि चाइना का युद्ध हुआ था। चाइना का युद्ध कब हुआ था, 1962। चाइना के साथ इंडिया का युद्ध कब हुआ था, 1962 में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मतलब 1905 में तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया था, अमर हो गया था। तो कुछ इस तरीके से, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कई पत्रिकाओं द्वारा बोला था कि कुछ इस तरीके से चाइना को आप लोग दोस्त मत समझिए। चाइना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो मतलब घर का ही दुश्मन है, उसको आप लोग दुश्मन के नजरिया से देखिए। जो भी दुश्मन है आप लोग दुश्मन के नजरिया से नहीं देखेंगे तो मतलब भारत के लिए खतरा साबित होगा। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि 1962 में किस तरीके से मतलब चाइनीज ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, और कुछ इस तरीके से मतलब ज्यादा तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को किस तरीके से पराजित का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी बोल देते हैं कि चाइना की अभी
1962 का समय नहीं है। अभी अगर आप लोग लेंगे तो आप लोग को बहुत से मिसाइलों से होकर गुजरना पड़ेगा, बहुत से क्या क्या आप लोग को गुजरना पड़ेगा। देख सकते हैं कि हमारे भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का भी खोज कर लिया, अग्नि 5 मिसाइल। इसके बारे में आप लोग को बताए थे अग्नि 5। तो कुछ इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कई पत्र पत्रिकाओं द्वारा कहा था कि आप चाइना को हल्का में मत लीजिए, कोई भी दुश्मन देश उसको दुश्मन के नजरिए से देखिए, नहीं तो मतलब आप लोग को खतरे का साबित करना होगा। तो कुछ इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि हमारे देश को अखंड बनाना है तो अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा, तभी अखंड बनाया जा सकता है। और आज भी अगर अखंड बनाना है, अगर पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो उन देशों को हमारे देश में शामिल करना है तो एक ही शर्त पर होगा, वो शांति के माहौल कायम करके, एक यूनियन टेरिटरी बना करके किस तरीके से मतलब हिंदू मुसलमान को खत्म करना होगा, तभी ये संभव हो सकेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आई होप कि आप लोग को मतलब काफ़ी जानकारी हासिल हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।